जूही के हल्दी फंक्शन में मोहल्ले वाले रिश्तेदार लगता दोनों सौतनों में दोस्ती हो गई है। अरे अब जब पति ही नहीं रहा तो झगड़ा करके क्या फ़ायदा। मोहल्ले वाले कहते हैं कमाल की औरत है ये लक्ष्मी बहन। सुना है लक्ष्मी ही इन तीनों का खर्चा चलाती है। जवान की भले ही कड़वी हो लेकिन बहुत कुछ किया है इस घर के लिए और देखो ना आज भी कर रही है। तभी रोते हुए आदिति लक्ष्मी के गले लग जाती है। आदिति रोते हुए, आई आप बहुत अच्छे हो, मैंने हमेशा आपको गलत समझा। आप हमेशा सबसे कड़वा बोलते हो तो मुझे लगा कि आप दिल से भी कड़वे हो गए हो, पर मुझे पता था, आई पता है, कहीं ना कहीं मेरा दिल कहता था मेरी आई बहुत अच्छी है। आई आप इतने अच्छे हो, सबसे इतना प्यार करते हो तो आप दिखाते क्यों नहीं। लक्ष्मी कहती है बेटा हर इंसान प्यार का भूखा होता है। जब मैं शादी कस के इस घर में आई थी ना, मेरे बहुत सारे सपने थे। मैं भी सोचती थी कि मेरा सुंदर सा संसार हो, मेरा पति मुझे बहुत प्यार करेगा, लेकिन मेरे सपने धीरे धीरे करके टूट गए। अपनी किस्मत के साथ साथ मैं दुनिया को कब कोसने लगी मुझे पता ही नहीं चला। फिर मेरी यही पहचान बन गई, यही नियति। मुझे पता है तुझे ये सब बातों की समझ नहीं आएगी। जब तेरी शादी होगी तब तुझे समझ में आएगा। तभी आजी लक्ष्मी से, बस कर लक्ष्मी, ज़िंदगी में सभी को सब कुछ नहीं मिलता। जो हो गया उसे भूल जा बेटा। लक्ष्मी भूलने के अलावा और हमारे पास रास्ता ही क्या है आई। अगर आज मोहित ज़िंदा होते ना तो मैं एक सवाल उनसे ज़रूर पूछती, क्या कभी आपने एक दिन के लिए भी मुझसे प्यार किया है, कभी मुझे अपने लायक समझा था। प्रधान हाउस में नील शादी वाले दिन तैयार होके आता है। लीना उसकी नज़र उतारती है और कितना सुंदर लग रहा है कहती है। फिर लीना उसके पगड़ी वगैरह बांधती है और उसे तलवार देती है। तभी नंदिनी, कैसा उदास हो रहा है, इतना ऐसा चेहरा क्यों बना रखा जैसे जंग लड़ने जा रहा है। तभी हमें कहता है शादी किसी जंग से थोड़ी कम थोड़ी ना है, चेहरे पे तो रौब होना ही चाहिए। तभी सभी लोग ऋतु को याद करते हैं। ऋतु जीने से उतरता हुआ आ रहा है तो सभी उसे टोकते हैं। तो ऋतु बताता है क्या करें, आज मेरा बहुत इम्पोर्टेंट शो है, मैं नहीं रुक सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि फेरों से पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। इधर चौहान हाउस में तेजू को मोहित का रुद्राक्ष मिलता है जो तेजू ने उसके लिए मंगवाया था। वो रुद्राक्ष तेजू अपने हाथ में पहन लेती है। तेजू, बाबा आज आपकी बेटी की ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है। आपके जाने के बाद आज पहली बार अपनी ज़िंदगी का एक कदम बढ़ाने जा रही हूँ। मुझे आपके साथ की ज़रूरत है बाबा। अपनी तेजू का हाथ पकड़ के उसे सही रास्ता दिखाइए। तभी तेजू और उधर नील के कंधे पे कपास का बीज आके बैठता है। तो विनोद बताते हैं कि इसका मतलब है कि जिसके कंधे पे आके कपास का बीज बैठता है उसकी शादी जल्द ही होने वाली है। ऐसा हम लोग के समाज में मानना है। चौहान हाउस में तैयारियां ज़ोरों शोरों पे चल रही हैं बारात के स्वागत की, और जूही अपने कमरे में बैठे हुए एक लेटर लिख रही है। तभी उसका गेट खड़खड़ाया जाता है तो वो आ रही हूँ कहती है और फिर लेटर लिख के एक साइड में रख देती है। तभी वहाँ प्राजू भागती हुई आती है और देखो ताई, मुक्ता काकू ने कितने सुंदर गहने दिए हैं और उन्होंने
तेजू ताई के सारे गहने तुम्हें दे दिए हैं। तेजू जूही को तैयार होने के लिए कहती है तो जूही कहती है, ताई अभी रुक जाओ, मुझे पहले मंदिर जाना है, महादेव का आशीर्वाद लेना है। मैंने मन्नत मांग रखी थी कि जिस दिन बारात आएगी मैं महादेव का आशीर्वाद लेने वहीं उनके पास आऊँगी। जूही जाते हुए कहती है कि आप लोग रेडी हो जाओ, मुझे आगे रेडी कर देना, जब मैं आ जाऊँगी तो मुझे रेडी कर देना। तो तेजू कहती है, जब तक तू नहीं आएगी तो मैं भी रेडी नहीं होंगी। तो जूही कहती है, फिर तो तू कभी रेडी नहीं हो पाओगी। तेजू जूही की शक्ल देखती रह जाती है और सोच में पड़ जाती है।